Yes, student. Next rule, having to. वाक्यांश में आता है खाकर, पीकर, सोकर, जाकर या नहाकर। यदि किसी भी वाक्यांश में वर्ब के साथ कर आया हो, ऐसे वाक्यांश का ट्रांसलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे यदि कर वाले वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो, तब हम कर वाले वर्ब में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉमा देंगे, अगला सेंटेंस आपको ग्रामर के अनुसार बनाना है। जैसे मुझे, ये रूल नंबर फर्स्ट, मुझे देखकर वह भाग गया। ध्यान दीजिएगा, कर वाले वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तब के लिए आपके पास नियम है, कर वाले वर्ब को आईएनजी में लिखिए। यहां अपन ने लिख दिया सीइंग, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए मी, कॉमा, वह भाग गया, पास्ट का सिंपल है, तो यहां हो जाएगा ही रैन अवे। लेकिन इस नियम के साथ शर्त क्या है? कर वाले वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रूल इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कर वाले वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, तब हम सहारा लेते हैं हैविंग टू का। रूल नंबर 2, नहाकर वह मंदिर में फूल चढ़ाया करता था। ध्यान दीजिएगा, कर वाले वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तब ये रूल यहां काम आने वाला नहीं है। क्या करेंगे हम? ये जो कर वाला वर्ब है, हैविंग टू के साथ V3 में लिख देंगे, कॉमा देंगे, तो यहां हो जाएगा हैविंग बाथड, हैविंग प्लस V3, ये क्यों हटा दीजिए, हैविंग प्लस V3, हैविंग बाथ। अब बचा क्या? मैं मंदिर में फूल चढ़ाया करता था। ग्रामर के अनुसार सेंटेंस बनाएंगे, यूज टू का सेंटेंस है, यहाँ हो जाएगा he used to offer flower in temple। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे। यदि कर वाले वर्ब में ऑब्जेक्ट है, तब आप इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए कारगर है। यदि आप इसको भी बनाना चाहें तो हैविंग से बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये? यहाँ हो जाएगा, इस वाले सेंटेंस को यदि हम हैविंग टू से बनाएं तो हो जाएगा हैविंग सीन मी, कॉमा, बाकी सेम सेंटेंस, he used to offer flower in temple। तो हैविंग दोनों के लिए कारगर है, जबकि आईएनजी वाला, ये वाला रूल जो है उसी में कारगर है जिस कर वाले वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जिस भी वाक्यांश में आपको कर वाला वर्ब मिल जाए, सोकर, नहाकर, पीकर, खाकर, जाकर इत्यादि, यदि ऑब्जेक्ट है तो आप इस नियम को फॉलो करते हुए सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं।
यदि कर वाले वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो तब आप इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। ये नियम बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में भी आप प्रयोग कर सकते हैं और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसे सेंटेंस में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। हैविंग के साथ कर वाले वर्ब को V3 भी लिखेगा, ऑब्जेक्ट है तो लिखे, नहीं है तो जरूरत नहीं है, कॉमा दीजिए और अगला सेंटेंस को आप ग्रामर के अनुसार बना के कर वाले वर्ब वाले वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सेंटेंस है। नहाकर वह मंदिर में फूल चढ़ाया करता था, सोकर खाना खाकर वह सो जाया करता था, यहाँ आकर वह अंग्रेजी बोला करता था। विभिन्न प्रकार के सेंटेंस जिन वर्ब में कर आए उनका ट्रांसलेशन इसी तरीके से इंग्लिश में हमारे द्वारा किया जाता है। इस तरीके से हैविंग V3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला रूल नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। सो यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस टॉपिक। अगला हमारा रूल है वुड दैट। वुड दैट, यदि आपके सेंटेंस में काश आ जाए एक्सक्लेमेशन के साथ, तब आप ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। काश के साथ तीन परिस्थितियां निर्मित होती हैं। नंबर फर्स्ट, आपके वाक्यांश में काश हो और काश के साथ अगले वाक्य में पास भी आया हो प्लस अंत में होता, होती और होते आया। तब आपको करना क्या है, काश के लिए आपको वुड दैट तो लिखना ही है। इसके बाद ये वाला जो फार्मूला, ये वाला जो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, फिर इसके बाद नाउन आएगा ऑब्लिक आरपी, ये सहारे इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काश मेरे पास एक कार होता। यहाँ देखिए काश भी है, पास भी है, होता, होती, होते भी है। तब हम लिखेंगे वुड दैट आई हैड अ कार। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है काश हो, पास ना हो, केवल होता, होती, होते। तब यहाँ तो आप वुड दैट लिखेंगे ही। ये जो फार्मूला बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, वर आएगा, V1 आएगा या नाउन आएगा और आरपी आएगा। जैसे काश वह एक, या काश वह गायक होता। अब यहाँ देखिए काश है, पास नहीं है, होता, होती, होते। हम बनाएंगे वुड दैट ही वर सिंगर। क्लियर। एक लास्ट कॉन्सेप्ट, काश हो परंतु ना तो पास हो ना ही होता, होती, होते। तब आपका फार्मूला, यहाँ तो आपको वुड दैट आएगा ही, ये बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और आरपी। तो यहाँ हो जाएगा वुड दैट जैसे एक उदाहरण लेते हैं, काश वह स्कूल में अंग्रेजी सीखता। यहाँ काश है, ना तो पास है, ना होता, होती, होते। तभी हो जाएगा वुड दैट
comma, he would learn English in school. इस तरीके से काश के साथ पास हो, होता होती होते हो, तब आपको इस फार्मूला को फॉलो करना है। एग्जाम्पल है, काश मेरे पास एक कार होता, वुड दैट आई हैड अ कार। यदि काश हो, पास ना हो, होता होती होते हो, तब आपको इस फार्मूले का फॉलो करना है। काश वह एक गायक होता, वुड दैट ही वर अ सिंगर, या ही वर सिंगर। यदि तीसरा कॉन्सेप्ट काश हो, ना तो पास हो, ना होता होती होते हो, तब आपको इस फार्मूला को फॉलो करना है। सेंटेंस है, काश वह स्कूल में अंग्रेजी सीखता, तो यहाँ ना तो पास है, ना होता होती होते हैं, तब आपको इस फार्मूला को फॉलो करना है। ट्रांसलेशन करेंगे, वुड दैट ही वुड लर्न इंग्लिश इन स्कूल। ये तीनों कॉन्सेप्ट की मैक्सिमम सेंटेंस की प्रैक्टिस करके वुड दैट का प्रयोग बखूबी बड़े आसानी से इंग्लिश में हमारे द्वारा किया जा सकता है। फिर लेते हैं हम अगला रूल, और अगला रूल आपका होगा लीस्ट और शुड। लीस्ट और शुड का प्रयोग करते हैं जब हमारे वाक्य या वाक्यांश में कहीं ऐसा ना हो का भाव आ जाए। बहुत सारे सेंटेंस हैं कि भाई धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो लोग नाराज हो जाएं, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम फिसल जाओ, अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भी सीखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें हरा दे। जिस भी वाक्यांश में कहीं ऐसा ना हो आ जाए, तब उसके लिए एक शब्द है लीस्ट का प्रयोग करते हैं, जो अर्थ देगा कहीं ऐसा ना हो। ग्रामर के अनुसार सेंटेंस इस वाक्यांश का अर्थ लीस्ट स्पष्ट करेगा। अगला सेंटेंस आपका बनेगा शुड के साथ, और पी के लिए आपको कॉमा प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आगे। एक सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम फिसल जाओ। ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू होगा, तो यहाँ हो जाएगा वॉक स्लोली, कहीं ऐसा ना हो के लिए क्या लिखना है, लीस्ट, यहाँ हो जाएगा लीस्ट, तुम फिसल जाओ, यू शुड स्लीप। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। जोर से बोलो, कहीं ऐसा ना हो सब सो जाएं। अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भी सीखो, कहीं ऐसा ना हो तुम मैनेजर की पोस्ट खो दो। चलना हो तो तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। जिस भी वाक्य या वाक्यांश में ये सब आ जाए, कहीं ऐसा ना हो का अर्थ लीस्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस पूरा हो, कॉमा देना है। अगला सेंटेंस शुड का प्रयोग करते हुए आपको निर्माण करना है। ये हमारा लीस्ट और शुड का अगला कॉन्सेप्ट। इस प्रकार के आप सेंटेंस का निर्माण कीजिए और रूल्स को फॉलो कीजिए, आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम आते हैं वट एवर मे बी। अगला आपका रूल है वट एवर मे बी, कहीं चाहे जो कुछ भी हो या चाहे जो हो। वट एवर मे बी, चाहे जो हो या चाहे जो कुछ भी हो। यदि आपके सेंटेंस में ये वाक्यांश आ जाए
के लिए आपको व्हाट एवर मे बी का प्रयोग करना है और टेंस या ग्रामर के अनुसार आपको वाक्य का निर्माण करना है। जैसे चाहे जो कुछ भी हो या चाहे जो हो मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे जो हो के लिए व्हाट एवर में भी लिखेंगे, व्हाट एवर मे बी कॉमा मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। आई अवश्य लूंगा, अवश्य और गा है, आई मस्ट टेक रिवेंज टू हिम। आई मस्ट टेक रिवेंज टू हिम। अकॉर्डिंग टू ग्रामर मैंने बनाया, अवश्य आगे की आया, ये यहाँ पर लिख सकते हैं आई विल टेक या आई शैल या विल का प्रयोग कर सकते हैं, आई विल टेक रिवेंज टू हिम। इस तरीके से अगला सेंटेंस आपको ग्रामर के अनुसार चाहे जो कुछ भी हो और चाहे जो हो के लिए आपको व्हाट एवर मे बी का प्रयोग करके वाक्यों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हमारे द्वारा आसानी से किया जा सकता है। फिर हम आते हैं नाइदर नॉर और आइदर और। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला ये रूल है, कंजक्शन है, और जो हर परीक्षाओं में, चाहे आप मिडिल क्लास का एग्ज़ाम दें, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी लेवल, हायर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अधिकतर कंजक्शन के रूप में इस रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। नाइदर नॉर, यदि आपके वाक्यांश में 2 बार ना आ जाए तब आप नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस वाक्यांश पहले वाक्य के जिस पार्ट ऑफ स्पीच के पहले आप नाइदर का प्रयोग कर रहे हो, सेकंड सेंटेंस के सेम उसी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले आपको नॉर का प्रयोग करना है। ध्यान देना आपको ये है, जो चीज़ दोनों में समान है उनको पहले बाहर कर लें। पहले असमान के पहले आपको नाइदर लिख देना है। दूसरे सेंटेंस में दूसरे असमान जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा उससे पहले आपको नॉर का प्रयोग करना है। एक उदाहरण लेता हूँ, दोनों सेंटेंस में सारे पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हैं, तब आप नाइदर से वाक्य शुरू कीजिए, पहला सेंटेंस ग्रामर के अनुसार बनाइए, और जैसा सेंटेंस पहला वाला कंप्लीट होता है नॉर का प्रयोग कीजिए, अगला सेंटेंस आप ग्रामर के अनुसार बनाएं। यदि समानता है तब आपको इन बातों का ध्यान देना। जैसे वह ना तो गरीब है और ना ही ईमानदार है। वर्बलेस सेंटेंस मैंने ले रखा है, ध्यान दीजिएगा। वह और यहाँ पर और ना ही वह, ऐसा लिख दीजिए। ये वह और वह दोनों में कॉमन है और दोनों ही वर्बलेस सेंटेंस है, तो ही इसको हम सबसे पहले बाहर कर लेंगे जो दोनों सेंटेंसों में काम आएगा। अब पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, गरीब है और ईमानदार है, तो गरीब है के पहले नाइदर और ईमानदार है के पहले नॉर लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा ही इज नाइदर पुअर नॉर ऑनेस्ट। समझ में आ गई बात। बाकी पार्ट आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, वह ना तो अंग्रेजी बोलता है और ना ही मेरे द्वारा उसे अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो यहाँ पर वह अंग्रेजी बोलता है, बिल्कुल टोटल डिफरेंट है,
और वह अंग्रेजी सीखता है या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, टोटल डिफरेंट है। तब आपको नाइदर से वाक्य शुरू करना है। पहला सेंटेंस ग्रामर के अनुसार बनाइए, नॉर का प्रयोग कीजिए, दूसरा सेंटेंस आपको ग्रामर के अनुसार बनाना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। सेम कंडीशन में होता है अगला रूल, आइदर आर। यहां भी नाइदर नॉर की जैसी कहानी है, परंतु सेंटेंस में यहां आएगा या तो तुम अंग्रेजी सीखते हो या फिर तुम बहाने बनाते हो। या तो तुम अंग्रेजी सीखते हो या फिर तुम बहाने बनाते हो। ध्यान दीजिएगा, तुम कहती हैं और यहाँ भी तुम कहती हैं। प्रेजेंट सिंपल के हैं दोनों सेंटेंस। तो यहाँ पर तुम को मैं बाहर कर लूँगा, यू आइदर लर्न इंग्लिश और मेक एक्यूजेस, EUUSES, एक्यूजेस, मेक एक्यूजेस, बहाने बनाना। तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है और दोनों प्रेजेंट के हैं, तो मैंने सब्जेक्ट को बाहर कर लिया। ये सब्जेक्ट यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। यदि दोनों डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते तो पहले आइदर से शुरू करता, पहला सेंटेंस बनाता और या और से शुरू करता और दूसरा सेंटेंस का निर्माण करता। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है उसको मैंने बाहर किया। पहले डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के पहले आइदर, दूसरे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के पहले मैंने और का प्रयोग करके इस कॉन्सेप्ट को डन किया। सेम लाइकवाइज इसी कंडीशन पे एक और होता है, बहुत सारे सेंटेंस आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं इसके। और इसी तारतम्य में एक और सेंटेंस है हमारा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इसका भी प्रयोग अधिकांशतः परीक्षाओं में आते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत सारे लोग यही लिख देते हैं, या फिर ऑल्सो का प्रयोग लास्ट सेंटेंस के अंत में भी किया जा सकता है। ना केवल और बल्कि। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं अपन, उसने ना केवल मेहनत की, उसने ना केवल मेहनत किया बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक भी अर्जित किए। ठीक है, बल्कि उसने, यहाँ लिख दीजिए उसने ना केवल मेहनत किया बल्कि उसने परीक्षा में अच्छे अंक भी अर्जित किए। अब इसमें देखिए वह सेम है, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो हम सबसे पहले ही को बाहर कर लेंगे। ही नॉट ओनली वर्क हार्ड, पास्ट में लिखिए वर्क, मेहनत करना वर्क होता है, तो यहाँ हो जाएगा वर्क हार्ड बट ऑल्सो got good marks in the
एग्जाम, या फिर but got good marks in the एग्जाम ऑल्सो। ऑल्सो यहाँ लास्ट में लिखा, यहाँ बट ऑल्सो एक साथ लिख दिया। दोनों तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच जो था दोनों सेंटेंस बाहर किया। पहले डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के पहले था नॉट ओनली बल्कि के लिए बट ऑल्सो शुरू में, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच मैंने अकॉर्डिंग टू ग्रामर बनाया, या फिर बट का प्रयोग करके लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच लिखा, लास्ट में मैंने ऑल्सो लिख दिया। ये भी नाइदर नॉर आइदर और के ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इस प्रकार से हमारे द्वारा इंग्लिश के सेंटेंस कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट रूल आपका है चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अभी सफिशिएंट है आपके पास वर्क, इन सारे रूल्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू विल गेटिंग अ गुड रिजल्ट इन योर फ्यूचर रिलेटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट में आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और परीक्षाओं में अच्छे अंक भी अर्जित कर पाएंगे और किसी भी क्राउड में, किसी भी प्लेस में अच्छा इंग्लिश का परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। और चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए रूल्स के साथ मैं फिर प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड डे, सी यू टुमारो।